रीबर्थ ऑफ क्वीन इन अ मैजिकल वर्ल्ड एपिसोड 5। पंच गुरुकुल की परीक्षा का चौथा चरण भी शुरू हो चुका था, जिसमें सभी को किसी इंसान या जानवर की जगह अपने अपने डर से लड़ना था। प्रतिभा का भी एक डर था और वो था कि सब उसे छोड़ देंगे, कोई भी उससे प्यार नहीं करेगा और वो पहले की तरह अकेली हो जाएगी। इसीलिए उसे अपने इसी डर से लड़ना था। अब आगे, जब प्रतिभा को रुद्र की बातें याद आती हैं कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर रुद्र की दूसरी बात याद आती है कि यहाँ परीक्षा में जो भी होगा वो सभी इस परीक्षा का हिस्सा है। ये सब याद आते ही प्रतिभा अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है, ये सब असली नहीं है, न ही अनु को कुछ हुआ है और न ही रुद्र के कारण मुझे चोट लगी है। उन्होंने कहा था कि वो हमेशा मेरा साथ देंगे और कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये सब सिर्फ एक भ्रम है, भ्रम मेरे डर का। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगी, मुझे मेरे डर से लड़ना ही होगा। इतना बोले वो खड़ी हो जाती है और फिर अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोलती है, शुक्रिया राजकुमार रुद्र, आपने मेरी यहाँ न होते हुए भी मदद करी और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि जब आपने कहा है कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे तो हमेशा रहेंगे ही। उसकी बातें सुन के राजकुमार रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसको यूँ अपने आप में ही मुस्कारता देख अभय ने विजय से धीरे से कहा, भाई आजकल भाई सा को ये हो क्या गया है, जब देखो मुस्कुराते रहते हैं। तो विजय भी उसकी ही तरह कहता है, ये प्यार का असर है, इंसान प्यार में कुछ भी करता है। प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वो किसी बड़े से बड़े दानव को भी झुकने पर मजबूर कर दे, तो ये तो हमारे भाई सा है। दूसरी तरफ प्रतिभा अपने आप को शांत करा के यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते के बारे में सोचने लगती है। फिर वो अपने लॉकेट यानी सिम्बा को आवाज देती है, सिम्बा क्या तुम मुझे सुन सकते हो, तुम ठीक तो हो ना? तो सिम्बा की आवाज आती है, हाँ मालकिन मैं ठीक हूँ, पर कुछ समय के लिए किसी शक्तिशाली शक्ति ने मुझे घेर लिया था, जिसके कारण मैं नींद में चला गया था। पर आपके होश में आते ही मेरी भी नींद खुल गई। तो फिर प्रतिभा ने पूछा, हम यहाँ से बाहर कैसे निकले? क्या तुम्हें कोई तरीका पता है जिससे हम बाहर निकल सके? जिस पे सिम्बा जवाब देता है, मालकिन मुझे ज्यादा नहीं पता इस बारे में, पर नीरा अंगूठी को जरूर पता होगा। ये सुन के प्रतिभा कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं अभी पूछती हूँ। फिर वो नीरा अंगूठी से पूछती है, नीरा क्या तुम्हें ये से बाहर निकलने का रास्ता पता है या कोई टरका जिससे हम बाहर जा सके? प्रतिभा के पूछने पर नीरा अंगूठी बताती है, मालकिन एक तरीका है, आपको अपने डर का सामना करना होगा और उसे हराना होगा, तभी आप समय पर ये से निकल पाएगी। तो प्रतिभा पूछती है, वो कैसे? तभी उसकी नज़र रुद्र पर पड़ती है जो उसकी ही तरफ आ रहा था। ये देख के प्रतिभा ने कहा, अब मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। वो रुद्र के पास जाती है और उसे कसके गले लगा लेती है। तो रुद्र कहता है, तुम फिर से मेरे करीब आ रही हो, छोड़ो मुझे। जिस पर प्रतिभा उसे और कसके गले लगाकर कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, और मैं क्यों आपको छोड़ दूं, किसी दूसरे को नहीं बल्कि आपने होने वाले पति को ही गले लगा रही हूँ, इसलिए आप ये भूल जाओ कि मैं आपको छोड़ूंगी। भले ही आप मुझे छोड़ दो, पर मैं नहीं छोड़ने वाली, और अगर प्रतिभा किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। फिर मुझे आप पर भी पूरा विश्वास है कि आप कभी भी मुझे यूँ अकेला नहीं छोड़ोगे। फिर रुद्र से अलग होकर प्यारा सा चेहरा बनाकर बोलती है, अगर मैं मर भी गई न तो भूत बनके आपके ही सर पर तांडव करूंगी। प्रतिभा से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है, और वो फिर से रुद्र को कसके गले लगा लेती है। राजकुमार रुद्र जो अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से प्रतिभा के भ्रम में बातें सुन रहे थे, जब उन्होंने प्रतिभा की ये बातें सुनी तो उन्होंने अपने मन में कहा, हाँ बिल्कुल, हम आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, पर काश राजकुमारी आपने ये सब हमसे हकीकत में बोला होता तो हम सही तरीके से आपकी बातों का जवाब अच्छे से देते। जब प्रतिभा ने रुद्र को फिर से गले लगाया तो कुछ ही देर के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो अब वो उस जगह पर नहीं थी, वो उस सुनहरे गोले में थी। तभी सिम्बा ने कहा, मालकिन आपने कर दिया, आपने अपने डर को हरा दिया और उस डर के भ्रम से बाहर आ गई, वो भी समय से पहले। ये सुन के प्रतिभा खुश हो गई। तभी उसे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसे उधर देख तो ये उसके पास वाले सुनहरे गोले में से थी जिसमें अनु थी। अनु को देखते ही उसे याद आया कि अनु भी तो अपने डर से लड़ रही होगी, और फिर वो याद करने लगती है कि अनु को जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, अगर वो उसके सामने आए तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। अनु का सबसे बड़ा डर था मनहूस शब्द, क्योंकि उसके पैदा होते ही उसकी मां नहीं रही, फिर उसके साथ केले हुए उसके दादाजी को हार्ट अटैक आ गया, फिर जब वो अपने बर्थडे पर अपने पापा के साथ घूमने जा रही थी तो एक एक्सीडेंट में वो भी नहीं रहे, इसलिए उसकी दादी और चाची हमेशा मनहूस कहते थे। जब प्रतिभा और अनु मिले तो दोनों ने ही अपने 10वें के बाद साथ में रहना शुरू कर दिया था और खुद ही अपने खर्चे उठाना भी।
बड़ी मुश्किल से अनु उस सबको भूली थी, अगर अभी फिर से उसके सामने ये आया तो वो सहन नहीं कर पाए। तो उसने सिम्बा और नीरा अंगूठी से पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अनु को बता सकूं कि ये सब असलियत नहीं है? तो सिम्बा ने कहा, मालकिन एक तरीका है, हम अनुष्का जी के पास नहीं जा सकते पर मिनी तो पहले ही वहां पर है, तो हम मिनी के जरिए ये कर सकते हैं। जिसे सिम्बा बिल्ली के रूप के अलावा प्रतिभा के लॉकेट में रह सकता है, उसी तरह मिनी भी गिलहरी के रूप के अलावा हैंड ब्रेसलेट के रूप में अनु के साथ रह सकती है। बस फर्क इतना है कि मिनी खुद एक सॉफ्ट से ब्रेसलेट में बन जाती है। कोष्टक। सिम्बा का सुझाव सुन के प्रतिभा ने कहा, हाँ तुमने सही कहा, तुम जल्दी से मिनी से संपर्क करो। तो सिम्बा जी मालकिन बोल के मिनी से संपर्क करने लगता है। मिनी और सिम्बा की शक्तियों की मदद से प्रतिभा अपने सामने अब वो देख सकती थी जो अनु देख रही थी। वो देखती है कि अनु जमीन पर बैठी है और उसकी चाची उससे बोल रही थी, सब कुछ तेरे कारण हुआ है, जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई, फिर अपने दादा को और अब अपने पापा को भी नहीं छोड़ा। मनहूस है तू, सिर्फ और सिर्फ मनहूस। तो अनु बस बार बार रोते हुए बोल रही थी, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने माँ पापा और दादाजी को नहीं मारा, मैं मनहूस नहीं हूँ। तभी वहां पर उसकी दादी आती है तो उन्हें देखकर अनु उनसे बोलती है, दादी देखो चाची क्या बोल रही है, मैंने कुछ थोड़ी ही किया है, मेरी क्या गलती, मैं मनहूस नहीं हूँ, आप चाची को बताएं ना। वो उससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही दादी ने उसे एक थप्पड़ मारा जिससे वो नीचे गिर गई और कहा, चुप एकदम चुप, अपनी जवान से मुझे दादी भी मत बोल, पहले मेरी बहू को आते ही खा गई, फिर मेरे पति को भी नहीं छोड़ा और तो और खुद के बाप पर भी रहम नहीं खाया। तू मनहूसी है, हमारे लिए जब से आई है बस बुरा ही होता आ रहा है, तू जिसकी भी जिंदगी में जाएगी सिर्फ मनहूसियत ही फैलाएगी और उसे भी नहीं छोड़ेगी। अनु कुछ नहीं कहती, फिर उसे अपने कानों में बस चारों तरफ से मनहूस शब्द ही सुनाई दे रहा था, तो वो अपने कानों को ढकते हुए जोर से चिल्लाती है नहीं, तो उसे आवाज़ सुनी देना बंद हो जाती है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, वो अपना मुंह उठाकर देखती है तो ये प्रतिभा थी। ये देख के अनु उठ के भागकर उसे गले लग जाती है और बोलती है, देख न ये सब क्या बोल रहे हैं, तू तो जानती है ना कि मैं मनहूस नहीं हूँ। तो प्रतिभा उसे अपने आप से दूर करती है और कहती है, क्या ही गलत कहा उन्होंने, सही ही तो कहा है, तू मनहूसी तो है, तेरे ही कारण मेरा सब कुछ छीन गया, मेरी सब महल जलकर राख हो गई और हम कहाँ से कहाँ आ गए, सब कुछ तेरे कारण, सिर्फ और सिर्फ तेरे। ये सुन के अनु की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, उसकी आंखों से बस लगातार अंशु बहे रहे थे। अनु की ऐसी हालत देखकर प्रतिभा को बहुत बुरा लग रहा था। उसने कहा, नहीं मैं अनु को इसी हालत में नहीं देख सकती, मुझे कुछ करना होगा। फिर उसने सिम्बा से पूछा, क्या तुम मेरी आवाज़ को अनु तक पहुंचा सकते हो? तो सिम्बा ने कहा, हाँ मिनी की मदद से हम ये कर सकते हैं। इतना बोले सिम्बा मिनी से संपर्क किया और प्रतिभा से कहा, मालकिन अब आप जो बोलोगी वो मिनी के जरिए अनुष्का जी तक पहुंच जाएगा। तो प्रतिभा ने पहले अनु को आवाज़ें दी पर उसने कुछ नहीं सुना, तो प्रतिभा ने मिनी से कहा, मिनी तुम कैसे भी करके पहले अनु को मेरी बातें सुनने को बोली। तो मिनी बोलती है, जी मालकिन मैं कोशिश करती हूँ। मिनी ने अनु को बहुत आवाज़ें दी पर उसने कुछ नहीं सुना, तो अंत में मिनी ने परेशान होकर अनु के हाथ पर काट लिया, जिससे अनु एकदम से होश में आ गई। तभी उसे प्रतिभा की आवाज़ सुनाई दी जो उससे कह रही थी, अनु होश में आ, ये सब असली नहीं है, सिर्फ एक भ्रम है, इस परीक्षा हिस्सा। तो अनु ने रोने सी आवाज़ में कहा, तू क्यों मुझे बता रही है, तुझे भी तो लगता है ना कि मैं मनहूस हूँ, मेरी बजाय से हम अपनी दुनिया से यहाँ आ गए। तो प्रतिभा ने कहा, नहीं तू मनहूस नहीं है, बल्कि मेरे लिए सबसे लकी है, अगर तू नहीं होती तो ना मैं कभी उस आश्रम से निकलने का सोचती और नहीं ही कुछ कर पाती। सिर्फ तू ही थी जिसने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मेरी चिंता करी, वरना मैं तो कम में ना आराम का सोचती थी ना ही खाने का। अगर तू नहीं होती तो मैं भी कुछ नहीं होती, इसलिए तू मेरे लिए सबसे लकी है। तू जब से मेरी लाइफ में आए मुझे खुशी मिली है, सिर्फ खुशी। अनु ने बड़ी मासूमियत से पूछा, सच में? तो प्रतिभा ने कहा, और क्या मैं तुझे झूठ बोलूंगी? तभी उस भ्रम में उसकी चाची अनु के सामने आए और उससे बोला, तू फिर से मेरे रास्ते में आ गई, मुझे फिर से तेरी ये मनहूस शक्ल देखनी पड़ी। अनु को बुरा लगा पर प्रतिभा की बातें याद करके उसने अपने आंसू को साफ किया और फिर खड़े होकर कहा, पहली बात मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आई, बल्कि वो तुम हो जो खुद यहाँ आए, और दूसरी बात मनहूस मैं नहीं, तुम लोग हो जो बस सिर्फ कुछ अचानक हुए हादसों का जिम्मेदार एक नन्ही बाकी को मानते रहे। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मनहूस होता क्या है, पर तुम लोगों ने एक छोटी बच्ची से उसके हिस्से का प्यार छीन लिया, उसके दिमाग में ये बेटा दिया कि सब गलती उसी की है। पर बस अब और नहीं, मैं मनहूस नहीं बल्कि लकी हूँ। उसके इतना बोलते ही एक झटके से अनु की आंखें खुल गई और वो भी अपने डर से बाहर आ गई।
उसने अपना आसपास देख तो उसने प्रतिभा को इशारे से कहा कि वो ठीक है। इसके बाद चौथा घंटा भी बजा और सब अपने अपने डर के भ्रम से बाहर आ गए। फिर उन्हें महागुरु ने उस गोले से आज़ाद कर दिया। वायु गुरु ने सबसे कहा, अपने दर पर जीत पाने वाले हैं सिर्फ 160 विद्यार्थी और ये ही है हमारे 5वें चरण में जाने वाले हैं। फिर उन्होंने आगे बताया, तो हमारे 5वें चरण में आप सभी के साथ काम करने की योग्यता का परीक्षण होगा। 5वें चरण को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें आप सभी को 2-2 के समूह में बांटा जाएगा। इसके लिए आप सभी के हाथ में पहले कड़े में जो अंक है उसी अंक के दूसरे व्यक्ति के साथ आपको कम करना है। ये सुन के सभी ने अपने अपने कड़े में दिख रहे अंक को देखा। जब अनु ने अपना कड़ा देखा तो उसने कहा, मुझे 41 नंबर मिला है और तुझे? तो प्रतिभा ने कहा, मेरा 40 है। जिस पर अनु ने उदास होकर कहा, यानी हम दोनों अलग अलग रहेंगे। तो प्रतिभा ने उसकी कहा, कोई बात नहीं और देखना हम दोनों ही जीतेंगे। तभी पीछे से आरोही ने कहा, और मैं भी, क्योंकि मेरा नंबर 41 है। इसका मतलब मैं और अनुष्का साथ में होंगे। ये जान के कि उसके साथ कोई अनजान नहीं बल्कि आरोही होगी तो अनु ने राहत की सांस ली। फिर प्रतिभा से पूछा, तू किसके साथ है? प्रतिभा ने अपना सरना में हिला दिया और कहा, मुझे नहीं पता। तभी उन्होंने सुना कि कोई पूछ रहा था कि 40 नंबर किसका है। ये सुन के प्रतिभा ने कहा, मेरा। तो सभी लोग प्रतिभा को देखने लगे। सबको अपनी तरफ देखता पाकर उसने पीछे घूमकर देखा तो ये और कोई नहीं बल्कि राजकुमार अजय था। ये देख के अनु और आरोही दोनों हैरान हो गई। अजय ने प्रतिभा के पास आकर कहा, ओ तो तुम हो जिसके साथ मेरा समूह बना है? तो प्रतिभा ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। उनके पास ही खड़ी एक लड़की ने कहा, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है जो इसका समूह राजकुमार अजय के साथ बना है। काश मेरा समूह राजकुमार अजय के साथ बना होता। अजय ने बड़े ही एटीट्यूड में एक स्माइल के साथ प्रतिभा से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम हारोगी नहीं। आसपास की लड़कियां तो अब प्रतिभा की किस्मत से जलने लगी। ये सुनकर अनु ने आरोही से कहा, ये राजकुमार अजय अपने आप को क्या समझते हैं जो प्रतिभा से ऐसा बोल रहे हैं? तो आरोही ने कहा, हाँ वो इसलिए क्योंकि राजकुमार अजय बहुत शक्तिशाली है, वो खुद तो नहीं हारेंगे और वो जीतने के लिए प्रतिभा को भी हारने नहीं देंगे। तो अनु ने हल्के गुस्से से बोला, इन्होंने मेरी दोस्त को समझा क्या है, वो हारेगी बिल्कुल नहीं, उल्टा राजकुमार अजय किस्मत वाले हैं जो उन्हें मेरी दोस्त उनके साथी के रूप में मिली है, वो उन्हें नहीं हारने देगी। वायु गुरु ने सबके समूह बनने के बाद कहा, तो अब आप सब अपने अपने साथी के साथ अपना 5वां चरण पूरा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये चरण 2 भागों में होगा। आप सब शिवगढ़ के विशाल जंगल के बारे में तो जानते ही है और ये भी कि वो जितना शक्तिशाली है उतने ही शक्तिशाली जानवरों से भरा हुआ भी। तो पहले भाग में आप सभी को उसी जंगल में जाना है और हमारे द्वारा छुपाए गए मणियों को ढूंढना है। उसके लिए आप सबको संकेत भी मिलेंगे। कुल 160 विद्यार्थी यानी 80 समूह है और मणियां सिर्फ 50। तो जो 50 समूह पहले मणियों को लेकर आएंगे वो ही अगले भाग में हिस्सा ले पाएंगे। लेकिन एक सबसे जरूरी बात, आप सब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इसमें नहीं कर सकते। तो आप सबका समय शुरू होता है अब। उनके ये बोलने के बाद सभी विद्यार्थी उस मैदान से बाहर निकलने लगे तो उन्हें द्वार पर घोड़े मिले तो सभी ने एक एक घोड़ा लिया और जंगल की ओर निकल गए। और ये सब मैदान में मौजूद सभी लोग अपने सामने के पर्दे पर देख सकते थे जिसे जादू शक्तियों से चलाया जा रहा था, बिल्कुल ड्रोन कैमरा की तरह। जंगल में पहुंचकर सभी अपने अपने घोड़ा से उतरकर अपने साथी के साथ पूरे जंगल में फैल गए। रास्ते में जाते हुए एक चिड़ा उड़कर प्रतिभा के कंधे पर आकर बैठ गई। जब प्रतिभा ने उसे देखा तो उसके पैर में एक कागज बंधा था। ये देख के उसे तुरंत उसे खोला। अजय ने भी ये देखा तो उसने कहा, ये शायद वो ही संकेत होगा जिसके बारे में वायु गुरु बता रहे थे। प्रतिभा ने वो पर्ची ली और उसे पढ़ती उससे पहले ही अजय ने उससे ले लिया और कहा, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो, मैं पढ़ देता ही न, मेरे होते हुए तुम अपना दिमाग खर्च क्यों करोगी? उसके ऐसे उससे पर्ची लेने पे प्रतिभा को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसका मुंह का हुलिया बिगाड़ दे। लेकिन अभी परीक्षा के बारे में सोचकर उसने कुछ नहीं कहा। अजय ने वो पर्ची ली और उसे पढ़ा, उत्तर दिशा में आपकी मणि है, वहां जहां खड़ी है त्रिमा। ये पढ़ के अजय ने कहा, अब हम जंगल में त्रिमा को कहाँ से लाया? उसकी बात सुन के प्रतिभा ने उसे पर्ची ली और उसे पढ़कर कहा, त्रिमा नहीं त्रिमा यानी कि 3 माह। तो अजय ने कहा, हाँ तो ये मुझे भी पता था, मैं तो बस देख रहा था, तुम्हें पता है या नहीं? ये सुनकर प्रतिभा ने उसे ऐसे घूरा कि बोल रही हो वो सच में।
उसे अपने आप को ऐसा घूरते देख अजय ने कहा, माना मैं सुंदर हूँ और हर कोई मुझे ही देखना चाहता है, पर अभी हमें अपनी परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इतना बोल के वो आगे की ओर चलने लगा। प्रतिभा ने चिढ़ते हुए कहा कि भगवान किसे मेरे पल्ले बांध दिया है। फिर वो भी उसके पीछे चलने लगी और उसे पूछा, अच्छा वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, क्या तुम्हें इस जंगल का रास्ता भी पता है? तो अजय ने कहा, रास्ता नहीं पता पर हाँ उत्तर दिशा इसी तरफ है, तो हमें इधर ही जाना चाहिए, इसलिए तुम बस मेरे पीछे चलो। जिस पे प्रतिभा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, उत्तर दिशा इधर नहीं पीछे है, ये दक्षिण दिशा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो मैं शिवगढ़ में ही रहती हूँ और मुझे यहाँ का हर रास्ता पता है, समझे तुम? ये सुन के अजय ने कहा, तुम कैसे बोल सकती हो कि उत्तर दिशा इधर ही है? इस पर प्रतिभा ने कुछ नहीं कहा बल्कि अपनी उंगली से सूरज की किरणों की तरफ इशारा किया। तब अजय को समझ आया कि प्रतिभा सही बोल रही थी, तो अब मजबूरी में उसे प्रतिभा के पीछे चलना पड़ रहा था। 2 घंटे हो गए थे पर अभी तक उन्हें कहीं पर भी 3 माँ ही नहीं मिल रही थी। तभी प्रतिभा की नज़र एक हथनी माँ पर गई जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने थोड़ा और आगे बढ़कर देखा तो उसके अलावा उसे दिखा ही नहीं। अजय ने कहा, ये तो सिर्फ एक है, बाकी 2 कहाँ है? 1 मिनट दूसरी माँ भी मिल गई, वो पेड़ के ऊपर अपने घोंसले में बैठी है, पर अभी भी तीसरी नहीं है। तो प्रतिभा ने कहा, है तीनों माँ हैं, तीसरी माँ जो सबकी माँ होती है यानी प्रकृति माँ। तभी उन दोनों ने ध्यान से देखा तो जो चील माँ अपने अंडों के साथ जिस घोंसले में बैठी थी उसी में एक लाल रंग की मणि भी उन्हीं अंडों के साथ रखी थी। ये देखकर अजय ने खुश होते हुए कहा, हमने मणि को ढूंढ ही लिया, लेकिन अभी हम मणि को निकलेंगे कैसे? प्रतिभा ने कहा, एक तरीका है, अगर मैं उन दोनों का ध्यान भटका दूं तो तुम उस मणि को ले लो। ये सुन के अजय ने कहा, इनका ध्यान मैं भटकता हूं, तुम वहां से मणि उठा लेना। तो प्रतिभा ने भी राजी हो गई। दोनों ने ऐसा ही किया जिससे उन्होंने उस मणि को हासिल कर लिया और वो दोनों ही बिना अपना समय बर्बाद किए मैदान की तरफ निकल गए। मैदान में सभी लोग अब पहुंच चुके थे, अब सिर्फ 100 विद्यार्थी ही बचे थे। तो वायुगुरु ने कहा, अब इसी के साथ हम अपना इस परीक्षा का आखिरी चरण का आखिरी भाग शुरू करते हैं। इस दूसरे भाग में सभी को अपना युद्ध कला को दिखाना था, सभी को आपस में मुकाबला करना था। तो प्रतिभा का सामना शेन परिवार के बड़े बेटे से हुआ। प्रतिभा ने अपनी वायु शक्ति का इस्तेमाल किया। वहां पर सभी लोग प्रतिभा के युद्ध कला से बहुत प्रभावित हुए। सभी उसकी तारीफ कर रहे थे पर कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। इस मुकाबले को भी प्रतिभा जीत चुकी थी। ये चरण भी खत्म होने के बाद सभी को परिणाम बताना था, तो सबसे पहले चुने गए 50 विद्यार्थियों के नाम और राज्य बताया गया। फिर टॉप 10 विद्यार्थियों के बारे में बताया गया, जिसमें छठे स्थान पर आरोही का नाम था और तीसरे पर अनुष्का का। अब सिर्फ प्रतिभा और अजय बचे थे। सबको लगा कि अजय ही प्रथम स्थान पर होगा, पर जब उन्हें पता चला कि वो दूसरे पर राजकुमार अजय का नाम था, अब हर कोई बेसब्री से प्रथम वाले इंसान को जानना चाहता था। तो वायु गुरु ने घोषणा की, प्रथम स्थान पर आने वाली है शिवगढ़ की राजकुमारी प्रतिभा सिंह। ये सुनकर सब हैरान हो गया कि ये लड़की शिवगढ़ की राजकुमारी है। ये जानकर अजय ने भी हैरान था। आज सबसे ज्यादा खुश अगर कोई था वो थे महाराज वीर प्रताप सिंह, जो सबको शान से बोल रहे थे, देखो मेरी पुत्री प्रथम आई है। सभी विजेताओं को पंचतत्व गुरुकुल के महागुरु ने आशीर्वाद दिया। अंत में जब वो प्रतिभा के पास आए तो प्रतिभा ने अपने हाथ उनके सामने जोड़कर अपना सर झुकाकर प्रणाम किया, तो महागुरु ने उसे आशीर्वाद दिया। लेकिन जब प्रतिभा ने अपना चेहरा ऊपर किया तो महागुरु बस उसका चेहरा की चमक देखकर किसी सोच में चले गए और फिर उनकी नज़र उसके गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर अपने मन में कहा, आपकी लीला भी अजीब है महादेव। फिर वो प्रतिभा से कहते हैं, हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आपको अपने सभी सवालों के जवाब जल्दी मिले। इतना बोल के वो चले गए। उनकी बात सुन के प्रतिभा ने कहा, महागुरु को कैसे पता कि मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ? अब परीक्षा खत्म हो चुकी थी और सभी लोग वापस जा रहे थे, तो अनु प्रतिभा के पास आकर उसे गले लगाकर बोलती है, यार मैं बहुत 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 खुश हूँ, हम दोनों ने परीक्षा पर कर ली और मेरी दोस्त तो हमेशा की तरह प्रथम स्थान पर है। उससे अलग होकर प्रतिभा ने कहा, और मैं भी खुश हूँ। फिर आरोही ने भी उन दोनों को बधाई दी। इसके बाद वो लोग जा ही रहे थे कि अजय ने आकर प्रतिभा से कहा, बधाई हो राजकुमारी प्रतिभा, और मुझे माफ करना मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा हो। अब तो हम दोनों साथ में ही एक ही गुरुकुल में होंगे, न तो दोस्त तो बन ही सकते हैं।
जिस पे प्रतिभा ने कहा, आपको भी, और हमने आपको माफ किया। इतना बोल के प्रतिभा ने उसे फुल इग्नोर मार के वहां से सीधा महाराज वीर प्रताप के पास जाने लगी तो अनु भी उसके पीछे पीछे चली गई। खुद को ऐसे इग्नोर करते देख अजय ने कहा, सब लड़कियां मुझसे बात करना चाहती है और जब मैं इनसे बात करना चाहता हूँ तो ये मुझे ही इग्नोर कर दिया। सच में आप बाकी लड़कियों से अलग है। फिर वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। प्रतिभा और अनु दोनों को महाराज ने गले लगा दिया और कहा, हमें आप दोनों पर बहुत गर्व है। आप दोनों ने ही परीक्षा को केवल पर ही नहीं किया बल्कि उच्च स्थान भी प्राप्त किया। फिर उन्होंने अलग होकर कहा, आज हम बहुत खुश हैं और ये खुशी पूरा शिवगढ़ देखेगा, इसलिए आज शाम को जश्न होगा। फिर वो सब रथ में बैठकर महल के लिए चले गए। महल में आज हर तरफ खुशी का माहौल था क्योंकि उनकी राजकुमारी ने पंचतत्व गुरुकुल की परीक्षा को पार कर लिया और इसी खुशी में महाराज ने आज एक बहुत बड़ा जश्न महल में रखा था और पूरे शिवगढ़ को आमंत्रित किया था। प्रतिभा अपने कमरे में बैठी थी और बस अनु को देख रही थी, जो अपने सामने खड़ी दो दासियों को कुछ बताए जा रही थी और पूरे बिस्तर पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कपड़े फैले थे। तभी अनु ने एक लहंगे को उठाकर कहा, ये वाला सबसे बढ़िया है, तू इसे पहन। तो अब परेशान होकर प्रतिभा ने बोला, देख ये आखिरी बार है, इसके बाद मैं कुछ नहीं बदलने वाली, तेरे ये पिछले 1 घंटे से चल रहा है। तो अनु ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, ये आखिरी बार ही है। तो प्रतिभा उस लहंगे को ले लेती है और चली जाती है। फिर कुछ देर में वो उसे पहन कर आती है तो सभी बस उसे ही देखते रह गया। अनु ने प्रतिभा को एक हल्के लाल रंग का एक डिजाइनर लहंगा दिया था। जब प्रतिभा ने सबको ऐसे अपने आप को देखता देखा तो उसने कहा, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मुझ पर ये अच्छा नहीं लग रहा? तो अनु ने उसके पास आकर कहा, तू अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लग रही है। तभी मंजरी ने भी कहा, हाँ राजकुमारी जी, आप सच में बहुत ही सुंदर लग रही है और ये लाल रंग तो आप पर बहुत प्यारा लग रहा है। अनु ने फिर प्रतिभा को एक कुर्सी पर बैठाया और उसके बालों को खुला ही छोड़ा पर हल्की सी हेयर स्टाइल बनाया। अनु ने भी एक हल्के हरे रंग के कपड़े पहने थे। कुछ समय बाद जब प्रतिभा तैयार हो गई तो अनु ने उसको गला टीका लगाते हुए कहा, हाय मेरी दोस्त कितनी प्यारी लग रही है, अगर मैं लड़का होती तो तुझसे मैं ही शादी कर लेती। तभी मंजरी ने भी अनु के साथ प्रतिभा को छेड़ते हुए कहा, अरे राजकुमारी, आप इतनी सुंदर लग रही है कि आज तो राजकुमार रुद्र तो आपको देखते ही रह जाएंगे। ये बोले वो और अनु दोनों ही हंसने लगी। ये सुन के प्रतिभा के कान लाल हो गए। फिर उसने हल्के गुस्से से कहा, बस हो गया तुम लोगों का, अब वैसे ही बहुत देर हो गई है, मैं तो जा रही हूँ, हंसते रहो ऐसे ही। फिर वो गुस्से में वहां से चली गई। उसके इस तरह जाते देख अनु ने कहा, लगता है थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा हो गई। फिर वो दोनों भी चले गए। रात के अंधेरे में महल आज पूरी तरह जगमगा रहा था। जब सबने प्यालों की आवाज सुनी तो सबने उस तरफ देखा तो वहां पर प्रतिभा और उसके साथ अनु थी, दोनों ही आ रहे थे। उनको देखकर तो मानो सभी की सांसें ही थम गई। प्रतिभा और अनु सीधा आकर महाराज वीर प्रताप सिंह के पास चली गई। प्रतिभा को देखकर महाराज वीर प्रताप ने कहा, पुत्री आज आप बहुत ही सुंदर लग रही है, आपको देखकर तो हम कल्याणी जी की याद आ गई, वो भी बिल्कुल आपकी ही तरह से ही लाल रंग के जोड़े में तैयार होती थी। वो ये सब बोलते हुए हल्के भावुक हो गए और ये सब सुन के प्रतिभा भी, तो उसने उनका हाथ पकड़ लिया और शांत होने के लिए कहा। उन दोनों को ऐसे भावुक होते देख अनु ने कहा, क्या आप सिर्फ प्रतिभा की ही तारीफ करेंगे, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? उसको यूं मुंह फूलता देख महाराज वीर प्रताप ने हल्का हंसते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, आप भी बहुत सुंदर लग रही है। तो अनु ने पूछा, सच्ची? जिस पे महाराज वीर प्रताप बोले, अरे हाँ भाई, अब हम अपनी बेटी से झूठ थोड़ी बोलेंगे। ये सुन के अनु और प्रतिभा भी हंसने लगे। उनकी खुशी को देखकर सब खुश थे सिवाय एक के, जो थी निर्मला देवी, जिनसे सबकी खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। उसने गुस्से में कहा, मेरी बेटी से राजकुमारी का पद छीन लिया था ना तुमने, अब देखो मैं तुमसे तुम्हारी जान ही छीन लूंगी। इतना बोल के वो वहां से गुस्से में चली गई। कुछ समय बाद जब जश्न खत्म हो गया तो सभी अपने अपने घर जाने लगे। अभय ने प्रतिभा और अनु के पास आकर कहा, भाभी सा वो आपको भाई सा ढूंढ रहे थे। तो प्रतिभा ने कहा, मुझे पर क्यों? अभय ने बहाना बनाते हुए कहा, अब मुझे क्या पता भाभी सा, आप खुद ही जाकर देख लीजिए। तो प्रतिभा ठीक है बोलकर जिस तरफ अभय ने बताया उस तरफ चली गई। अनु भी उसके साथ ही जाने वाली थी पर अभय ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ कोने में खींच लिया। उसके इस तरह खींचने पर अनु ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम और मुझे ऐसे क्यों खींचा?
तो अभय ने जवाब दिया, क्या आपको इतना भी नहीं समझ आता कि भाईसा ने भला भाभीसा को अकेले ऐसे क्यों बुलाया होगा। तब जाके अनु को ये समझ आया तो उसने कहा, ओ मैंने इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। तो अभय ने धीरे से कहा, आप इस पर क्या किसी पर ध्यान नहीं देते, हम पर भी नहीं। तो अनु ने कहा, आपने कुछ कहा क्या? जिस पे अभय ने ना में सर हिला दिया। अब जाके अनु ने ध्यान दिया कि वो दोनों कितने करीब है। अनु जिसकी पीठ दीवार से लगी थी और अभय उसके सामने उसके काफी करीब खड़ा था, उसका एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा उसके हाथ को पकड़े हुए। ये देखकर अनु का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। जब अभय ने अनु को शांत और अपने आप को देखता पाया तो उसने अनु से कहा, क्या हुआ, आज तुम्हारी बकबक बंद कैसे हो गई? ये सुनकर अनु अपनी अनुगिरी में आते हुए अभय को घूरते हुए कहा, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है कि मैं हमेशा बकबक करती रहती हूँ? तो अभय ने मुस्करा कर कहा, हाँ पर तुम बकबक करती हुई ही अच्छी लगती हो। तो अनु ने भी तुरंत कहा, हाँ और तुम हमेशा बंदर की तरह यहाँ वहाँ उछलते हुए ही अच्छे लगते हो। ये बोल के उसने अभय को धक्का दिया और जाने लगी तो अभय ने फिर से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, पर इस बार अनु का पैर हल्का मुड़ गया और वो सीधा अभय के ऊपर गिरी, जिससे अभय का भी बैलेंस बिगड़ गया और दोनों साथ में नीचे गिर गए। अभय नीचे था और अनु उसके ऊपर। अभय ने गिरते समय अनु को पकड़ लिया था ताकि वो गिर न जाए। वो दोनों इस तरह से गिरे थे कि अनु के होठ अभय के होठों से बस जरा सी ही दूरी पर थे, अगर हल्का सा भी वो हिलते तो दोनों के होठ एक दूसरे को छू जाते। इस सिचुएशन में दोनों की ही दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। अनु ने हल्के से उठने की कोशिश की तो वो फिर से गिर गई, पर समय रहते उसने अपने हाथ से अभय के होठों पर हाथ रख दिया। फिर खुद को संभाल कर वो हल्का पीछे हुई और अपना हाथ हटा दिया तो अभय ने कहा, रुको मैं उठाता हूँ। उसने अनु की उठने में हेल्प करी, फिर दोनों उठ गए। अब अनु को बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी और शर्म भी, इसलिए उसने बिना अभय की तरफ देखे कहा, वो मुझे कुछ काम हुई तो मैं जा रही हूँ। इतना बोल के वो वहां से लगभग भाग ही गई। उसकी ये हरकत देख के अभय को हंसी आ गई, फिर उसने अपने दिल पर हाथ रख कर कहा, हाय ये पल, काश ये समय यही रुक जाता। फिर वो भी अपने बालों में हाथ फेरते हुए चला गया। महल की बालकनी में प्रतिभा ने आकर देखा, जहां अभय ने उसे बताया था तो उसे वहां कोई नहीं दिखा, तो उसने कहा, यहीं पर तो अभय ने बताया था, तो अब कहाँ है वो? उसने इतना ही बोला था कि किसी के गर्म हाथों ने उसकी कमर को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे वो पूरी तरह से सिहर उठी और अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस करके अपने आप ही उसकी आंखें बंद हो गई। वो इस एहसास को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने अपने शरीर को ढिला छोड़ दिया। फिर उसके कानों में आवाज आई, क्या आप हमें ढूंढ रही थी राजकुमारी? ये आवाज रुद्र की थी। तो प्रतिभा ने कहा, आपने हमें बुलाया था राजकुमार। ये सुनकर रुद्र ने अपना चेहरा प्रतिभा के कंधे पर रखा और कहा, अब आप तो हमसे मिलती तो अब हमें ही आपको बुलाना पड़ेगा ना। रुद्र की एक एक हरकत प्रतिभा के दिल की धड़कनों को बस बढ़ाती जा रही थी। रुद्र ने पहले प्रतिभा को अपनी तरफ घुमाया, फिर बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर आ रहे वालों को साइड करते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, राजकुमारी आज आप बहुत सुंदर लग रही थी, अगर हमारा बस चले तो हम आपको सबकी नजरों से दूर रखें और बस आपको ही ऐसे देखते रहे। रुद्र की ऐसी बातें सुन के प्रतिभा के गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे और उसे कुछ साम ही नहीं आ रहा कि वो बोले तो बोले क्या। उसके दिमाग ने भी आज उसका साथ देना छोड़ दिया था। वो अपनी सोच में ही थी कि वो क्या बोले, तभी अचानक रुद्र ने उसकी कमर पकड़कर अपने और करीब खींच लिया, जिसे प्रतिभा के हाथ अपने आप ही उसके कंधे पर चले गए। अब तो प्रतिभा की सांसें ही अटकने लगी थी। तभी उसने देखा कि रुद्र धीरे धीरे उसके होठों के करीब आ रहा था। ये देखकर प्रतिभा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी ये मासूमियत भरी हरकत देखकर रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, फिर उसने धीरे से उसके गाल पर एक छोटी सी किस करी तो प्रतिभा ने अपने हाथों की पकड़ कस ली और उसकी सांसें भी तेज हो गई, जिसे रुद्र भी महसूस कर सकता था। तो रुद्र ने उसके कान में कहा, मुझे अपनी सीमा पता है राजकुमारी, मैं अभी कुछ नहीं करने वाला, पर इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी कुछ नहीं करने वाला, तो तैयार रहिएगा हमारे प्यार को झेलने के लिए। ये बोलकर रुद्र ने प्रतिभा को आराम से छोड़ा और कहा, अब आप जाकर आराम कर लीजिए, आप भी थक गई होंगी और फिर 2-3 दिनों में हमें विजयगढ़ के लिए भी निकलना है। इतना बोल के वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद प्रतिभा बालकनी में ही रखी एक कुर्सी पर बैठ गई और अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, ये क्या हुआ था मुझे? जब भी राजकुमार रुद्र मेरे करीब आते हैं तो मैं कुछ कर या बोल क्यों नहीं पाती? वैसे तो मैं किसी से नहीं डरती, पर रुद्र के सामने मुझे क्या हो जाता है? महादेव, क्या हो रहा है मुझे? कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया?
अपनी ही बात से इनकार करते हुए, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे प्यार कैसे हो सकता है, लेकिन क्या सच में मुझे प्यार हो गया है? पर क्या राजकुमार रुद्र मुझसे प्यार करते हैं? हाँ वो करते ही होंगे, तभी तो वो मेरे इतने करीब आते हैं और मैंने उनकी आंखों में को प्यार अपने लिए देखा है। अगर वो सच है तो अब आपसे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ चली गई। अगली सुबह जब प्रतिभा और अनु अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सभी दासियां इधर से उधर जा रही थी। कोई किसी काम में लगा था तो कोई किसी। ये सब देखकर अनु ने एक दासी को रोक के पूछा, ये सब तैयारी किस लिए हो रही है, क्या कोई त्योहार होने वाला है? तो उस दासी ने जवाब दिया, नहीं नहीं कोई त्योहार नहीं है, पर उससे कम भी नहीं, क्योंकि आज राजकुमार भानु प्रताप आ रहे हैं और वो जब भी आते हैं तो महारानी जी हमेशा इतनी तैयारियां करवाती है। इतना बोल के वो दासी वापस जाकर अपना काम करने लगी। उसकी बातें सुनकर अनु ने कहा, अब ये क्या नया नाटक है? कहीं ये भानु प्रताप भी उस नेहा की तरह हुआ तो आखिर है तो उस निर्मला देवी का ही बेटा। तभी गेट की तरफ काफी शोर आने लगा तो वो दोनों भी उधर जाने लगती है। वो लोग उधर जाके देखती है तो एक आदमी जो देखने में एवरेज ही था पर वो काफी शक्तिशाली लग रहा था। उसने आकर सबसे पहले महाराज वीर प्रताप के पैर छुए तो महाराज ने उसे गले लगा लिया और कहा, आखिर तुम अपनी शिक्षा पूरी करके आ ही गया। तो भानु ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वो सीधा जाकर निर्मला देवी के गले लग गया तो निर्मला देवी ने कहा, कितने समय बाद आया है मेरा बेटा, अपनी माँ की याद नहीं आती? जिस पर भानु प्रताप ने कहा, अब आपको मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, अब मैं आपके पास ही रहूंगा। ये सब ड्रामा देखकर अनु ने एक्टिंग करते हुए कहा, इन माँ बेटे का मिलन देखकर तो मेरी आंखों में अंशु ही आ गए। अनु की बातें सुन के प्रतिभा को भी हंसी आ गई। भानु प्रताप के स्वागत सत्कार के बाद वो जब अंदर आया तो उसकी नज़र प्रतिभा और अनु पर पड़ी। एक पल के लिए वो उन्हें ही देखता रह गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर प्रतिभा से कहा, कैसी हो तुम? मैंने सुना कि स्नेहा ने क्या किया, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो कुछ ऐसा कर सकती है, पर तुम मुझसे तो नाराज नहीं होगी ना? आखिर तुम भी तो मेरी बहन हो। तो प्रतिभा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हिला दिया। फिर भानु ने एक नज़र अनु पर डाली तो उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा तो एक टेढ़ी स्माइल करके वो वहां से चला गया। तो अनु को भानु का खुद को ऐसे देखना कुछ अजीब लगा, पर अभी उसने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर सभी लोग अंदर चले गए। भले ही अनु ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभय को भानु का अनु को इस देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने विजय से कहा, भाई साहब मुझे तो ये भानु बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। देखा आपने कैसे अनुष्का को घूर रहा था, अगर इसने कुछ किया न तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो विजय ने कहा, तू शायद ज्यादा सोच रहा है, तुझे बस जलन हो रही है कि उसने अनुष्का को देखा और तूने देखा नहीं उसने कैसे राजकुमारी से अपनी बहन के किए के लिए माफी मांगी। जिस पर अभय ने कहा, हाँ शायद हो सकता है, पर मुझे इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। सच में अगर इसने अनु या फिर भाभी सा किसी को भी कुछ किया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तो विजय ने जाते हुए कहा, अगर उसने राजकुमारी को कुछ किया तो तेरा तो पता नहीं, पर हाँ रुद्र उसे जरूर एक बेहद खतरनाक मौत देगा। रात के समय सभी अपने अपने कमरे में ही थे। प्रतिभा अपने कमरे में किसी ख्याल में खोई हुई थी कि तभी अनु ने उसके पास आकर कहा, क्या हुआ राजकुमारी जी, आजकल आप किसके ख्यालों में खोई हुई हो? तो प्रतिभा ने अपने ख्यालों में खो हुए ही कहा, रुद्र के। ये सुनकर अनु ने उछलते हुए कहा, क्या राजकुमार रुद्र के, ये कब हुआ? उसकी बात सुन के प्रतिभा को होश आया तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं, तू गलत समझ रही है। अनु ने उस पर अपनी सक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तू मुझसे झूठ बोलेगी, अब सच सच बता कि पूरा माजरा क्या है। अब प्रतिभा को पता था कि जब तक अनु को सब कुछ पता नहीं चलेगा वो मानेगी नहीं और ना ही प्रतिभा उसे कुछ छुपा पाएगी। तो उसने एक सांस लेते हुए अपनी आंख बंद करके कहा, वो मुझे लगता है कि मुझे रुद्र से प्यार हो गया है। ये सुनकर तो मानो अनु को एक बहुत बड़ा झटका लगा, तो उसने कहा, तू सच बोल रही है, कहीं तुझे बुखार तो नहीं है ना? तो प्रतिभा ने कहा, यार मैं सच बोल रही हूँ और मुझे कोई बुखार नहीं है, समझी? ये सुन के अनु ने उसे कसके गले लगा कर कहा, सच्ची मैं आज बहुत 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 खुश हूँ, आखिर मेरी पत्थर दिल दोस्त को भी प्यार हो ही गया। फिर उसका हाथ पकड़कर, मैंने देखा है राजकुमार रुद्र की आंखों में तेरे लिए प्यार है और तेरी तो उनसे शादी भी होने वाली है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। फिर हल्का उदास होते हुए, अब तो तुझे भी प्यार हो गया है और तेरी शादी भी होने वाली है, अब मेरा क्या होगा, मैं तो अकेली रह जाएंगी। जिस पे प्रतिभा ने कहा, तू अकेली कहाँ होगी, तुझे भी तो कोई प्यार करने वाला है। तो अनु ने तुरंत पूछा, और कौन है वो?
प्रतिभा ने उठकर एक स्माइल के साथ कहा, तुझे भी समझ आ जाएगा। फिर थोड़ा रुककर, अच्छा मैं अभी कुछ देर में आती हूँ। अनु ने पूछा, कहाँ जा रही है? तो प्रतिभा ने कहा, बस आती हूँ। तो अनु ने उसे छेड़ते हुए कहा, अगर तू राजकुमार रुद्र से मिलने जा रही है तो बता दे, अब मुझसे क्या छुपाना। ये सुनकर प्रतिभा ने अपने पास में पड़ी तकिया उठाकर उस पर फेंकते हुए कहा, चुप कर, तुझे तो बताना ही गलत है। तो अनु उस तकिया से बचकर हंसने लगी। प्रतिभा बस उसे इग्नोर करके अपने कमरे से बाहर चली गई। प्रतिभा कमरे के बाहर आकर राजकुमार रुद्र के कमरे की तरफ चली गई। रुद्र के कमरे के बाहर आकर वो खड़ी हो गई। वो सोचने लगी कि उसे जाना चाहिए या नहीं, तभी कमरे से आवाज आए, अंदर आ जाए। ये सुन के प्रतिभा सकपका गई। फिर हिम्मत करके वो अंदर गई तो उसे पूरे कमरे में कोई नहीं दिखा। तभी उसे बालकनी से आती हवा लगी तो वो समझ गई कि वो बालकनी में है। प्रतिभा भी बालकनी में चली गई। उसने देखा कि रुद्र अपनी तलवार को सफप कर रहे थे। उसे देखकर रुद्र ने अपनी तलवार को साइड में रखा और उठकर प्रतिभा के पास जाकर उसके माथे को छूते हुए पूछा, आप ठीक तो है ना राजकुमारी? तो प्रतिभा ने कहा, नहीं, हम एकदम ठीक है, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? तो रुद्र ने कहा, ही क्योंकि आज आप खुद हमसे मिलने को आई है, वरना तो हमें ही हमेशा आपसे मिलने हमें ही आना होता है। तो प्रतिभा ने कहा, वो इसलिए क्योंकि हमें आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी थी। तो रुद्र ने पूछा, और वो क्या है? ले ने रुद्र के पास जाकर बोलती है, वो हमें आपको बताना था कि हमें शायद आपसे प्यार। वो इतना ही बोल पाई कि एक तीर सीधा आकर उनके बीच से होते हुए पीछे दीवार पर लगा। ये देखकर दोनों चौकन्ने हो गए। जब रुद्र ने देखा कि उनके ऊपर हमला हुआ है तो उसने तुरंत अपनी अग्नि तलवार उठा ली और प्रतिभा का हाथ पकड़कर अपने पीछे किया और अपने सामने आ रहे तीरों को 2 पल में जलाकर राख कर दिया। अब रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था, क्योंकि इन लोगों की वजह से प्रतिभा जो कह रही थी वो पूरा भी नहीं कर पाई। पर उसे अंदाजा हो गया था कि शायद प्रतिभा क्या बोलने वाली है। अब तक रुद्र की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। तभी प्रतिभा ने कहा, रुद्र हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, ये हमला पूरे महल पर हुआ है। रुद्र जो अभी बहुत गुस्से में था, उसकी गुस्सा एकदम कम हो गई और उसने प्रतिभा की तरफ देखा, क्योंकि आज पहली बार प्रतिभा ने उसे सिर्फ रुद्र बोला था। प्रतिभा ने देखा कि रुद्र उसे ही देख रहा है तो प्रतिभा ने रुद्र का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाते हुए कहा, मुझे आराम से देखना उसके लिए पूरी जिंदगी है, लेकिन अभी ज्यादा जरूरी इस हमले को रोकना है। प्रतिभा की पूरी जिंदगी वाली बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। जब वो लोग कमरे के बाहर गए तो उन्होंने देख कुछ काले कपड़े पहने नकाब पोश पूरे महल में फैल चुके थे और सभी सैनिक और महल के लोग उनसे लड़ रहे थे। उन लोगों ने रुद्र और प्रतिभा को देखा तो उन्हें भी घेर लिया, तो अब गुस्सा प्रतिभा को भी आ रहा था। अब प्रतिभा ने अपने लॉकेट में से अपनी तलवारें निकली तो उसकी नीली चमक से उन सभी की आंखें बंद हो गई। ये रुद्र ने भी देखा, पर उसकी चमक के कारण वो तलवारों को सही से नहीं देख पा रहा था। प्रतिभा ने अपनी वायु शक्ति का उपयोग करना शुरू किया, जिससे उन तलवारों का रंग अब नीले की जगह सफेद हो गया। वो लोग काफी संख्या में थे, पर उन सब पर अकेले रुद्र और प्रतिभा उन पर भारी पड़ रहे थे। दूसरी तरफ अनु भी अपने कमरे में थी, पर जब उसने बाहर की आवाजें सुनाई तो उसने बाहर जाके देखा कि कुछ काले कपड़े पहने लोग सभी पर हमला कर रहे थे। उनमें विजय भी था। तभी किसी ने अनु पर पीछे से अपनी शक्ति से हमला किया, पर वो उसका लगता उससे पहले अभय ने उस हमले को अपनी तलवार से रोक दिया था। फिर उसने अनु से कहा, तुम ठीक तो हो ना, और अभी ये समय देखने का नहीं लड़ने का है। अनु ने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपने धनुष को निकल लिया। उन तीनों ने मिलकर वहां पर सभी को मार दिया था। तो वो लोग महल के बीच वाले हिस्से में चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि रुद्र और प्रतिभा दोनों मिलकर बस सभी को बेरहमी से मारे जा रहे थे। दोनों में से किसी ने भी जरा सा भी रहम दिखाने का कष्ट नहीं किया। वहां चारों तरफ बस चीखने चिल्लाने की आवाजें और चारों तरफ खून ही खून था। उस नजरे को देखकर वहां की दासियां तक कोन में छुप कर बैठी थी। ये देखकर अभय ने कहा, मैंने भाई सा को तो ऐसे लड़ते हुए देखा है, पर भाभी सा भी इतनी खतरनाक होगी मैंने नहीं सोचा था। फिर कुछ और लोगों ने आकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उसी लड़ाई में अनु पर हुए एक हमले के कारण वो नीचे गिर गई। ये देखकर अभय ने उस हमला करने वाले को तुरंत जान से मार दिया। तभी कहीं से एक आदमी ने आगे आकर अचानक से प्रतिभा पर पीछे से अपनी तलवार से हमला किया। ये देखकर अनु ने प्रतिभा को बताया तो प्रतिभा ने जल्दी से पीछे पलटकर उस हमले को रोकने के लिए उसकी तलवार को पकड़ लिए, जिससे उसके हाथ से खून रिसने लगा।
फिर उसने उस तलवार को पकड़कर मोड़ दिया जिससे उस आदमी का भी हाथ मुड़ गया और उसने एक लात उसके पेट पर मारी तो वो पीछे जाके गिरा। अब तक उन लोगों ने सबको मार दिया था। वहां पर अरविंद ने आकर कहा, बाहर सभी हमलावरों को मार दिया गया है। प्रतिभा ने पूछा, महाराज सुरक्षित है और किसी दास दासी को कोई हानि तो नहीं हुई ना? तो अरविंद ने जवाब दिया, जी राजकुमारी, महाराज सुरक्षित है, वो अपने कमरे में ही है और किसी दास दासी को कुछ नहीं हुआ, पर इसमें हमारे कई सैनिक घायल हो गए हैं और कुछ मारे भी गए हैं। ये सुनकर प्रतिभा ने कहा, जिन सैनिकों को चोट लगी है उनका जल्दी से इलाज कराए और जो भी मारे हैं उन सभी को सम्मान पूर्वक उनके घरों तक उनके शव को भेजा जाए। आज से उनके परिवार का ख्याल राजपरिवार द्वारा रखा जाएगा। एक और बात, ये हमला कैसे हुआ, किसने करवाया और ये लोग अंदर कैसे आए, मुझे सभी सवालों के जवाब चाहिए। तो अरविंद ने कहा, जी राजकुमारी, आपकी जैसी आज्ञा। इतना बोल के वो अपने कार्य के लिए चला गया। जब रुद्र की नज़र प्रतिभा के हाथ से बह रहे खून पर पड़ी तो उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, राजकुमारी, आपको तो बहुत चोट लगी है और आप है कि सबकी चिंता कर रही है पर खुद पर जरा भी ध्यान नहीं है। चलिए हमारे साथ अभी। इतना बोल के रुद्र प्रतिभा को अपने साथ ले गया। ये देखकर अनु ने कहा, शुक्रिया महादेव, अब मेरी दोस्त का कोई बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाला है। वो इतना बोल के उठती ही है कि उसके पैर में बहुत तेज दर्द होता है जिससे उसकी चीख निकल जाती है, पर वो गिरती उससे पहले ही अभय ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तो अनु ने दर्द में ही जवाब दिया, पता नहीं पर मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है, मुड़ भी नहीं रहा। अनु ने दोबारा अपने पैर को हिला कर देखा तो वो दर्द के कारण फिर चीख उठी। ये देखकर अभय ने उसे एकदम से अपनी गोद में उठा लिया। तो अनु ने चौंक कर गिरने के डर से अभय के गले को पकड़ लेती है। अनु फिर बोलती है, ये क्या कर रहे हो, मुझे ऐसे क्यों उठाया? तो अभय ने जवाब दिया, बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, अभी तुम खुद तो अपने पैर पर जोर नहीं डाल सकती ना। इतना बोलकर अभय उसे उसके कमरे की तरफ ले जाता है और विजय को सब संभालने के लिए इशारे से बोलता है। तो विजय हाँ में सर हिला देता है। वहीं रुद्र के कमरे में रुद्र प्रतिभा को कमरे में पहले एक जगह बैठता है, फिर खुद उसके पास बैठ के उसके हाथ को पकड़कर देखता है तो उसमें से लगातार खून बह रहा था। ये देखकर रुद्र ने पहले अपने हाथ को उसके हाथ पर रखा और अपनी आंखें बंद करके अपनी शक्तियों से उस चोट से बह रहे खून को रोका। चोट काफी गहरी थी इसलिए वो सिर्फ शक्तियों से ठीक नहीं हो सकती, पर रुद्र की शक्तियों से चोट का खून बहना रुक गया था। फिर रुद्र ने प्रतिभा के हाथ पर कुछ दवाई लगाए और उस पर एक कपड़ा बांध दिया। प्रतिभा रुद्र से बहुत इम्प्रेस थी क्योंकि उसका हर मूव एकदम सही था। फिर उसने प्रतिभा को डांटते हुए कहा, राजकुमारी, आपको क्या लगता है तलवार को हाथ से पकड़ने से आपको चोट नहीं लगेगी? क्या जरूरत थी तलवार को हाथ से पकड़ने की? क्या कोई और तरीका नहीं बचा था आपके पास? प्रतिभा, जो बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह अपना सर झुकाकर बैठी थी, जो गलती करने के बाद डांट सुन रहा। सच में वो उस समय इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी कि अब रुद्र का भी उसे डांटने का मन नहीं हो रहा था। फिर भी उसने कहा, अब क्या हुआ, कोई जवाब नहीं है आपके पास? प्रतिभा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, तो उसने वो किया जो उसके दिल ने कहा। उसे रुद्र को गले लगा लिया और बड़ी ही मासूमियत से कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से हमेशा ध्यान रखेंगे। पहले तो रुद्र को झटका लगा क्योंकि पहली बार प्रतिभा ने खुद से उसके करीब आई थी, लेकिन फिर उसके ऐसा करने से राजकुमार रुद्र जैसे पत्थर दिल इंसान का भी दिल पिघल गया। रुद्र ने भी उसे गले लगा के कहा, ठीक है, पर ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। फिर कुछ देर बाद उसने रुद्र से अलग होकर अपनी नजरें चुराते हुए कहा, अब हमें जाना चाहिए। इतना बोलकर वो उठकर जाने लगी तो रुद्र ने उसके दूसरे हाथ को पकड़कर रोक लिया और फिर कहा, चली जाएगा, पर पहले अपनी अधूरी बात तो पूरी करके जाए। तो प्रतिभा ने बिना पीछे मुड़े कहा, क्योंकि उसे अभी बहुत शर्मा रही थी, वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे, जब सही समय आएगा तब हम आपको खुद बता देंगे। तो रुद्र ने उसे अपनी तरफ मुड़ा कर पूछा, और आपका वो सही समय कब आएगा? तो प्रतिभा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जल्द ही, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। इतना बोलकर वो वहां ने चली गई। तो रुद्र बस मुस्कुरा कर रह गया। दूसरी तरफ अभय ने अनु को उसके और प्रतिभा के कमरे में लेकर बेड पर बैठा दिया। फिर उसके पैर को कैसे होश हुआ तो अनु की चीख निकल गई और उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। तो अभय ने कहा, अब अगर तुम मुझे देखने नहीं दोगी तो ये ठीक कैसे होगा? अनु ने दर्द भरी आवाज में कहा, पर मैं क्या करूं, दर्द हो रहा है।
ये सुन के अभय ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि तुम बाकी लड़कियों की तरह यूं रोती नहीं होगी, पर तुम तो इतने दर्द से ही रोने लगी। ये सुन के अनु ने गुस्से से कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं रोते रहूं? ठीक है, तुम करो जो करना है, मैं पैर नहीं हटाऊंगी। तो अभय ने कहा, पक्का चीखूंगी तो नहीं? अनु ने फुल एटीट्यूड में कहा, हाँ पक्का नहीं चीखूंगी। तो अभय ने एक टेढ़ी स्माइल दी। तब अनु को लगा कहीं उसने कुछ ज्यादा ही जोश में तो नहीं बोल दिया। तभी अभय ने अनु के पैर को पकड़कर अचानक मोड़ दिया, जिससे अनु बहुत तेज दर्द के कारण चिल्ला पड़ी। उसकी चीख सुनकर अभय ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि तुम नहीं चीखोगी। तो अनु ने अभय के ऊपर एक तकिया फेंकते हुए कहा, हाँ तो इसे कौन पैर मोड़ता है? अभय ने बड़े आराम से उस तकिया को पकड़कर कहा, तुम सच में नक्चरी हो, एक तो मैंने ही तुम्हारी मदद की और तुम हो कि मुझे ही मर रही हो। नक्चरी सुनते ही अनु ने गुस्से से उठते हुए कहा, तुम पीली आंखों वाले बंदर कहीं के रूखों में बताती हूँ तुम्हें। पर एकदम से अपने पैर पर वजन डालने से वो खुद को संभाल नहीं पाए और अपने आप को बचाने की चक्कर में अभय को भी अपने साथ बिस्तर पर गिरा दिया। अब अनु नीचे थी और अभय उसके ऊपर। तो अभय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ तो क्या बोल रही थी तुम, मुझे अब बताना जरा। पर अनु बेचारी क्या ही बोलती, अभय को अपने इतने करीब देखकर उसकी बोलती ही बंद हो गई थी। तभी उसने देखा कि अभय धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आ रहा था। ये देखकर तो अब अनु की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। पर उन दोनों के बीच कुछ होता कि वहां पर किसी की आवाज आई तो उन्होंने उस तरफ देखा तो प्रतिभा अपने दोनों हाथ बांधकर बस उन दोनों को ही अपनी शक की नजरों से देख रही थी। प्रतिभा को देखकर अभय और अनु दोनों जल्दी से उठ गए। अभय तुरंत अनु से थोड़ा दूर खड़ा हो गया और अनु अभी भी बिस्तर पर ही बैठी थी। तभी उन दोनों को घूरते हुए प्रतिभा ने कहा, क्या हो रहा था ये पर? ये सुन के तो मानो दोनों की सांसें रुक गई हो। प्रतिभा ने वैसे ही उन दोनों को घूरते हुए पूछा, क्या चल रहा था ये सब? ये सवाल सुन के दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे प्रतिभा को। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी कोई बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। तभी अनु ने हकलाते हुए कहा, प्रतिभा तू जैसा समझ रही है वैसा नहीं है। तो अभय ने भी उसका साथ देते हुए कहा, हाँ भाभी सा अनु सही बोल रही है, वैसा कुछ नहीं है जो आपने देखा, वो तो बस अनुष्का जी के पैर मुड़ने के कारण वो चल नहीं पा रही थी तो मैं उनकी बस मदद कर रहा था। इसी में ही गलती से हम गिर गए बस, और कुछ नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि प्रतिभा अभी भी वैसे ही उन्हें देख रही थी तो अब उन दोनों को घबराहट होने लगी कि प्रतिभा क्या करेगी। तभी उनके कानों में किसी के हंसने की आवाज आई। उन्होंने देखा तो वो प्रतिभा ही थी जो हंस रही थी। ये देखकर दोनों कंफ्यूज हो गया। प्रतिभा ने अपनी हंसी को रोककर कहा, तुम दोनों जरा अपने अपने चेहरे देखो, ऐसा लग रहा है मानो मैंने तुम्हारी कितनी बड़ी चोरी पकड़ ली हो। ये सुनकर दोनों को चैन की सांस आए। अनु ने कहा, यार तूने हमें डरा ही दिया था, ऐसे कौन करता है? तो प्रतिभा ने उसके पास आकर उसके पैर को देखते हुए कहा, मैं करती हूँ और कौन करता है, और हमेशा तू ही इसी चीजें कर सकती है, क्या मैं नहीं? फिर प्रतिभा ने उसके पैर को पकड़कर हल्के से हिलाया और उन दोनों की तरफ देखकर कहा, और वैसे भी अगर तुम दोनों कुछ करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर अभय हैरानी से प्रतिभा को देखने लगा और अनु के गाल हल्के गुलाबी हो गए। फिर उसने कहा, ये तू क्या बोल रही है ऐसा? वो कुछ आगे बोलती कि प्रतिभा ने उसके पैर की एक नस को दबाया जिससे वो दर्द से चिल्ला पड़ी और उसने उस दर्द के कारण अभय का हाथ कस के पकड़ लिया। फिर प्रतिभा ने कहा, तेरा पैर सुबह तक ठीक हो जाएगा, बार तू इस पर वजन मत डालना और न ही हिलाना डुलना। अनु ने रोनी सी शकल बनाकर कहा, तेरा कहने का मतलब है कि मैं इस बिस्तर से सुबह तक उठूं भी ना? तो प्रतिभा ने कहा, हाँ, और मुझे पता है बिना हिले डुले तुझे चैन भी नहीं मिलेगा, इसलिए तू ये अपने कमरे में ही रखी एक जड़ी बूटी को उठाकर जड़ी बूटी को सूंघ। इतना बोलकर उसने अनु की नाक के पास उस जड़ी बूटी को लगाया और उसे सूंघते ही अनु को हल्की हल्की सी नींद आने लगी। फिर वो कुछ ही देर में सो गई। ये देखकर अभय ने पूछा, भाभी सा आपने ऐसा क्यों किया? तो प्रतिभा ने जवाब दिया, मैंने इसे इसलिए सुलाया वरना ये हिलेगी डुलेगी जरूर और फिर इसके पैर में दर्द होगा और जल्दी ठीक नहीं होगी। फिर अभय ने कहा, तो फिर ठीक है भाभी सा, मैं जाता हूँ, अगर कोई जरूरत हो तो बता दीजिएगा। इतना बोलकर अभय ने अनु से बड़े ही प्यार और आराम से हाथ छुड़ाया और वो जाने लगा। तभी उसे रोकते हुए पीछे से प्रतिभा ने कहा, रुको। ये सुन के अभय रुक गया और पीछे मुड़कर प्रतिभा की तरफ देखने लगा।
प्रतिभा ने उसके पास आते हुए कहा, मुझे एक जरूरी बात करनी है। तो अभय ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी बताए भाभी सा। फिर प्रतिभा ने उसके पास आकर अपने हाथ बांधकर बोला, अनु से बहुत प्यार करते हो ना। ये सुनकर अभय हैरानी से प्रतिभा की तरफ देखने लगा, फिर इधर उधर देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है भाभी सा, आपने शायद कुछ गलत समझ लिया होगा। तो प्रतिभा ने अपनी आईब्रो उठाकर कहा, अच्छा मुझे गलतफहमी हुई है। अब तुम मुझसे झूठ बोलोगे अपनी भाभी सा से। भाभी हूँ तुम्हारी, अनु के लिए मैंने तुम्हारी आंखों में को प्यार देखा है, और जब लड़ाई के वक्त उस दुश्मन ने अनु पर हमला किया था तो तुम्हें इतनी जिस आई कि तुमने उसे बिना एक पल बीते जान से मार दिया। और तुम जो हर समय उससे लड़ते रहते हो, चिढ़ाते रहते हो, उसकी इतनी परवाह करते हो, वो सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। ये सब सुनकर अभय ने एक गहरी सांस लेकर अनु की तरफ देखकर कहा, हाँ भाभी सा, मैं अनु से प्यार करता हूँ, प्रतिभा की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इस समय प्रतिभा को अभय की आंखों में बिल्कुल वो ही बेशुमार प्यार और जुनून दिख रहा था जो उसने अपने लिए रुद्र की आंखों में देखा था। तो प्रतिभा ने एक स्माइल करते हुए कहा, जानती हूँ इसलिए ही तुम्हें उसके करीब जाने दे रही हूँ और तुम पर विश्वास कर रही हूँ। अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाकर अपनी गहरी आवाज में कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारे कारण मेरी अनु को कोई इतनी सी भी तकलीफ हुई या उसकी आंखों में अंशु आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तक तुमने सिर्फ मेरा अच्छा रूप ही देखा होगा, फिर तुम उस प्रतिभा को देखोगे जिसे कोई देखना नहीं चाहता। जान है वो मेरी, उसको इतनी सी भी तकलीफ हो मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं। प्रतिभा की बातें सुन के अभय को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जानता था कि प्रतिभा और अनु एक दूसरे की कितनी चिंता और फिक्र करते हैं। उसने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहा, आप चिंता मत करिए भाभी सा, मैं आपसे वादा करता हूँ कभी भी अपनी वजह से उसे कोई दर्द या तकलीफ नहीं होने दूंगा, और मेरे होते हुए अपने कारण क्या किसी के कारण भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये वादा है मेरा आपसे, और आप ये अच्छे से जानती होंगी हमारे राज परिवार में एक बार वचन देने के बाद हम उसे कभी नहीं तोड़ते। अभय ये सब बोलते हुए वो हर समय परेशान करने वाला अभय या कम से बचने वाला अभय बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इस समय वो बिल्कुल अपने भाई की तरह ही किसी से भी ना डरने और अपने वचनों पर रहने वाला लग रहा था। प्रतिभा ने अपनी नॉर्मल आवाज में आते हुए कहा, माफ करना अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो, पर जब बात अनु की होती है तो मैं ऐसी ही हो जाती हूँ। एक वो ही तो थी जिसने मेरा बचपन से हमेशा साथ दिया, हमेशा मेरी परवाह की और मेरे लिए पूरी दुनिया से भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। अभी भी पूरी की पूरी बच्ची है, भले ही अपने आप को बाहर से कितना भी मजबूत दिखाए पर अंदर से वो बहुत मासूम है। बस इसलिए मुझे उसकी चिंता है, वो किसी भी धोखे को सह नहीं पाएगी और मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती, इसलिए मैंने तुमसे ये सब कहा। तो अभय ने भी आराम से कहा, आपको माफी मांगने को कोई जरूरत नहीं है भाभी सा, मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि आप अनु से कितना प्यार करती है, उसकी कितनी परवाह करती है। तभी प्रतिभा ने हंसकर कहा, हाँ अब से तुम भी तैयार हो जाओ उसे झेलने के लिए, उसे संभालना हर किसी की बस की बात नहीं है, बहुत खतरनाक है वो। ये सुनकर भी अभय ने वापस अपने आप में आते हुए कहा, कोई बात नहीं भाभी सा, अब मोहब्बत कर ही ली है तो झेल ही लेंगे इन मोहतरमा को। हाँ वैसे खतरनाक तो बहुत है, बात बात पर भड़क जाती है, कैसे संभाल लेती हो आप इन्हें। प्रतिभा ने हंसकर कहा, बस संभाल लेते हैं, पर कैसे ये मत पूछो। फिर अभय ने कहा, तो अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं जा सकता हूँ। तो प्रतिभा ने हाँ में सर हिला दिया। उसकी हाँ देखकर अभय वहां से चला गया। अभय के जाने के बाद प्रतिभा अनु के बगल में जाकर लेट गई और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, अब मुझे तेरी चिंता करने की इतनी जरूरत नहीं है, अब कोई है जो तेरी मुझसे भी ज्यादा परवाह करेगा। बस महादेव से यही प्रार्थना है कि तुझे ये जल्दी समझ आ जाए कि वो तुझे प्यार करता है। फिर कुछ ही देर में प्रतिभा भी नींद में चली गई, क्योंकि वो भी काफी थक चुकी थी। महल के एक कमरे में एक आदमी बिस्तर पर लेटा था और उसके वो काफी दर्द में लग रहा था। एक औरत ने आकर उसके पेट पर दावा लगाते हुए पूछा, अगर मैं सही समय पर तुम्हें वहां से नहीं निकलती तो वो लड़की या रुद्र तुम्हें मार देता। क्या जरूरत थी दुश्मनों के साथ मिलकर हमला करने की। तो उस बिस्तर पर पड़े आदमी ने दर्द में कहा, तो क्या करता, हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहूं। उस लड़की के कारण मेरी बहन को महल से निकल दिया गया, उसके कारण मेरी बहन से राजकुमारी का पद छीन लिया गया, उसके कारण मेरी माँ का इतना अपमान हुआ, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के कारण। आप बोल रही हो मैं शांत बैठकर इंतजार करूं,
कैसे इंतजार करूं ताकि वो कुछ ही दिनों में गुरुकुल चली जाए और जब वापस आए तो यहाँ की राजकुमारी और विजयगढ़ की महारानी बने। इसीलिए मैंने रुद्र के दुश्मनों की महल में आने में मदद की और उनके साथ मिलकर अपना भेष बदलकर उन पर हमला किया, पर उस लड़की की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये और कोई नहीं धूर्त निर्मला देवी का धूर्त बेटा भानु प्रताप है। जैसी माँ वैसा बेटा, एक नंबर के चालबाज। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। निर्मला देवी ने उठकर गुस्से से कहा, बस यही तो कमी है, तुम बहन भाई में दोनों अपने गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हो। वो लड़की प्रतिभा अब कोई डरपोक या बेवकूफ नहीं है। जैसे उसने स्नेहा को यहाँ से निकलवा दिया वैसे ही उसे अगर भनक भी लग गई तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। भानु प्रताप ने बिस्तर पर बैठकर गुस्सा से कहा, तो क्या करूं मैं, उस लड़की को ऐसे ही जाने दूं? ये सुनकर कहा निर्मला देवी ने कुछ सोचकर बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं कहा कि उस लड़की को छोड़ दो। अगर उसे हराना है तो हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। उसको ऐसे बोलते देख भानु ने कहा, कैसे माँ, और मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। निर्मला देवी ने एक शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ मेरे पास एक तरीका है जिससे वो लड़की अपने आप हमारी सारी बातें मानेगी। भानु प्रताप ने अपनी चमकती हुई आंखों के साथ पूछा, वो कैसे माँ, जल्दी बताएं, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। तो निर्मला देवी ने कहा, अगर उस लड़की को अपने काबू में करना है तो हमें उसकी कमजोरी वो दो कोड़ी की उसकी दोस्त अनुष्का को अपने काबू में करना होगा। भानु प्रताप ने कंफ्यूज होकर पूछा, और हम वो कैसे करेंगे? जिस पर निर्मला देवी ने उसे कुछ बताया तो वो सुनकर भानु प्रताप ने एक गंदी हंसी हंसते हुए कहा, अब आएगा मजा जब उसकी जान जिस तोते में है उसे मैं अपने हाथों से मसलूंगा। अरे भाई, अब इन्हें कौन समझाए कि अगर भानु प्रताप की बातें प्रतिभा को पता चली ना तो अभी तो प्रतिभा ने सिर्फ अपने ऊपर हमला करने के लिए उसके पेट पर लात मारी थी कि ये बिस्तर पर पड़ गया, फिर वो इनकी वो हालत करेगी कि ये सीधा बिस्तर की जगह कब्र में होंगे। वेरी वेरी वेरी। प्रतिभा और अनु इन सब से अनजान अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। सुबह के समय प्रतिभा और अनु दोनों उठ चुके थे और वो तैयार होकर बाहर बगीचे में घूम रहे थे। अनु की पैर की चोट प्रतिभा के इलाज के कारण अब ठीक हो चुकी थी, पर अभी भी उसमें हल्का हल्का दर्द था। वो लोग बगीचे में घूम रहे थे तभी उन्होंने देखा कि शाही रथों को जाने के लिए तैयार किया जा रहा था। ये देख के अनु ने प्रतिभा से पूछा, क्या महाराज कहीं जा रहे हैं? तो प्रतिभा ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद पिताजी कहीं जा रहे हो। तभी उसने अरविंद दिखा तो अनु ने उससे पूछा, शाही सेनापति अरविंद, क्या महाराज कहीं जा रहे हैं? अरविंद जो सभी कार्यों को देख रहा था, उसने जब अनु की प्यारी सी आवाज सुनी और उसे खुद से बात करते देखा तो उसका दिल खुश हो गया। उसने पीछे मुड़कर अनु को देखा तो उसकी नज़र बस उसके चेहरे पर ठहर गई। लेकिन जैसे ही उसने राजकुमारी प्रतिभा को देखा तो उसने तुरंत अनु पर से अपनी नजरें हटाकर कहा, जी वो महाराज आज हर महीने की तरह पूरे राज्य के भ्रमण पर जा रहे हैं, ये देखने की पूरे राज्य में किसी को कोई ऐसी समस्या तो नहीं है जो वो लोग महल में आकर न बता पाते हो। ये सुन के प्रतिभा ने कहा, ये तो अच्छी बात है। पिताजी अपने राज्य के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए जा रहे हैं। वैसे पिताजी की सुरक्षा का तो पूरा इंतजाम है ना, क्योंकि कल के हमले के बाद हम कोई भी गलती माफ नहीं करेंगे। प्रतिभा की बात सुनकर अरविंद ने जवाब दिया, आप चिंता मत कीजिए, राजकुमारी महाराज की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है और उनके साथ मंत्री जी भी जा रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए मैं और सभी शाही सैनिक हर समय उनके साथ रहेंगे। फिर प्रतिभा ने पूछा, ठीक है, पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और हमने आपको कहा था कल के मामले की जांच के लिए, उसका क्या हुआ? तो अरविंद ने बताया, हाँ राजकुमारी, हमने प्यार मामले की जांच की है और हमें ये पता चला है कि कल किसी ने सभी सैनिकों के खाने में कुछ मिलाया था, जिसके कारण सभी सैनिक 2 घंटे बाद अपने आप ही बेहोश हो गया थे, इसीलिए वो लोग महल के अंदर आ सके। ये हमला हमारे एक पुराने दुश्मन जिसे महाराज ने हरा कर युद्ध में मार दिया था और उसके राज्य पर जीत हासिल कर ली थी, उसी के बेटे ने ये हमला किया था, वो भी अपने साथियों के साथ मिलकर। ये जानकर अनु ने पूछा, तो फिर कल आप लोग कैसे बेहोश नहीं हुए थे? आप भी तो कल उन लोगों से लड़ रहे थे। ये जानकर को अनु ने कल उस पर ध्यान दिया था, अरविंद को अपने अंदर एक अलग ही खुशी महसूस हुई। फिर उसने जवाब दिया, वो इसलिए अनुष्का जी, क्योंकि शाही सैनिकों का खाना अलग बनता है और हम लोगों के भोजन का समय भी अलग है, इसलिए कल हमले के बाद सभी शाही सैनिक महाराज की सुरक्षा के लिए मौजूद थे और मैं आप लोगों के लिए
तभी प्रतिभा ने कुछ सोचते हुए कहा, ये काम कि बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता, इसका मतलब साफ है कि किसी महल के व्यक्ति ने ही उन लोगों की महल में आने में मदद की और उसी ने ही खाने में वो नशीला पदार्थ मिला होगा। हमें उस व्यक्ति को ढूंढना ही होगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे साथ धोखा करने की। मुझे उस व्यक्ति के बारे में जल्द से जल्द जानना है। प्रतिभा की बात सुनकर अरविंद ने कहा, जी राजकुमारी, हम उस धोखेबाज जरूर ढूंढ लेंगे। कुछ देर में अनु और प्रतिभा वापस महल में जाने लगी। एक शाही सैनिक जो अरविंद का दोस्त भी था, उसने आकर अरविंद जो अनु को जाते हुए देख रहा था से कहा, यूं कब तक बस उन्हें देखने का इरादा है? कब तुम उन्हें बता रहे हो कि तुम उन्हें पसंद करते हो? ये सुनकर अरविंद ने कहा, पहली बात तुम थोड़ा धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो मैं तो गया काम से, और दूसरी उन्हें बताने की तो बता दूंगा सही मौका आने पर। फिर वो दोनों वापस अपने काम पर चले गए। अरविंद ने जब पहली बार अनु को प्रतिभा के भवन पर देखा था तभी से वो उसको पसंद करने लगा था, और उसकी बोल्डनेस और गुस्सा देखकर तो वो उसे और ज्यादा पसंद आ गई। लेकिन जब अरविंद ने अनु के युद्ध करने और किसी से भी बिना डरे कुछ भी बोल देने के तरीके को देखकर तो वो पूरा का पूरा अनु का फैन हो चुका था। लेकिन ये कितने भी ताकतवर और शक्तिशाली हो पर अपनी दिल की बात बोलने में एक नंबर के डरपोक। कोष्टक। जब प्रतिभा और अनु महल में गया तो अभय ने उनके पास आकर प्रतिभा से कहा, आप ठीक तो है न भाभीसा, और आपका हाथ? तो प्रतिभा ने किसी और को ढूंढते हुए कहा, हाँ मेरा हाथ ठीक है। उसको यूं किसी को ढूंढता देख अभय ने मुस्कुरा कर कहा, भाभीसा, भाईसा और विजय भाईसा तो किसी काम से बाहर गया है, वो लोग शाम तक आएंगे। ये सुनकर प्रतिभा ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया। फिर अभय ने अनु से जो कुर्सी पर बैठी थी पूछा, अब तुम्हारा पैर कैसा है, वो चोट ठीक हुई या नहीं? तो अनु ने जवाब दिया, हाँ अब ठीक है, पर अभी भी बहुत हल्का हल्का दर्द है, वो भी ठीक हो जाएगा। अभय ने अनु को चिढ़ाते हुए कहा, चलो अच्छी बात है, और फिर से अपने पैर पर ज्यादा वजन मत दे देना, वरना मुझे दोबारा तुम्हें उठाना पड़े। वैसे ही तुम इतनी भारी हो, मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। ये सुनकर अनु ने अभय को घूरते हुए कहा, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है कि मैं मोटी हो गई हूँ? तो अभय ने कहा, मैंने तुम्हें मोटी कब कहा? मैं तो बस ये बोल रहा था कि तुम थोड़ी ज्यादा भारी हो। अनु ने चिढ़ते हुए उठकर कहा, अगर मैं इतनी ही भारी हूँ तुम्हारे लिए तो मुझे उठाया ही क्यों? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी मदद करने की, समझे तुम? फिर अनु ने प्रतिभा को देखा जो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर अनु ने कहा, बहुत हंसी आ रही है ना, तुझे बाद में बताऊंगी। इतना बोल के वो जाने लगी तो प्रतिभा भी अपनी हंसी को रोकते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। वो दोनों जा ही रहे थे कि उन्हें भानु प्रताप दिखा जो अपना पेट पकड़कर चल रहा था। ये देखकर अनु ने प्रतिभा से पूछा, ये ऐसे अपना पेट पकड़कर क्यों चल रहे हैं? तभी भानु प्रताप ने उनके पास आकर कहा, तुम ठीक तो हो ना मेरी प्यारी बहना? मैंने सुना कि कल के हमले में तुम्हारे हाथ में चोट लग गई थी, वो कैसी है? ये सुनकर प्रतिभा ने शक करते हुए कहा, आपको कैसे पता? आप तो थे भी नहीं उस वक्त वहां पर। तो भानु प्रताप ने कहा, अब मेरी बहन को चोट लगेगी तो क्या मुझे पता भी नहीं लगेगा? इस पर प्रतिभा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अनु ने पूछा, कल जब सब पर हमला हुआ था तो आप कहाँ थे? आप तो हमें दिखाई ही नहीं दिए, और आप भी अपना पेट क्यों पकड़ कर चल रहे हैं? क्या कोई चोट लगी है? ये सुन के भानु प्रताप का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि अनु के पूछने पर अब प्रतिभा भी उसकी तरफ और शक भरी नजरों से देख रही थी। पर उसने खुद को संभाल कर कहा, मैं वही तो था महल के दूसरे हिस्से में, वहां पर भी तो उन लोगों ने हमला किया था, तो मैं बस उन्हें ही रोक रहा था, इसी में ही दिए चोट लग गई थी। फिर उसने थोड़ा रुक कर बोला, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। वो इतना बोल के पीछे मुड़कर जाने लगा, तभी किसी चीज से टकरा कर गिरते गिरते बचा, जिसे देखकर अनु को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, संभाल कर, नहीं तो अभी पेट पर ही चोट लगी है, फिर जाने कहाँ लग जाए। ये सुनकर भानु ने गुस्से से अपने मन में कहा, हंस ले हंस, जितना तुझे हंसना है, फिर तो तुम्हें बस रोना है, सिर्फ और सिर्फ रोना। फिर कुछ सोचा कि एक गाड़ी सी स्माइल करके चला गया। पता नहीं पर उसको ऐसे जाते देख प्रतिभा को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, पर फिर उसे लगा शायद वो कुछ ज्यादा तो नहीं सोचा रही। कुछ समय बाद प्रतिभा किसी काम से अपने भवन पर गई हुई थी और अनु महल में अभ्यास कक्ष में थी। उसी समय एक दासी ने आकर कहा, अनुष्का जी, आपको राजकुमारी प्रतिभा ने बुलाया है। उन्होंने कहा कि आपको जल्द से जल्द बुलाकर लाओ, उन्हें कोई बहुत जरूरी काम है आपसे, और वो कुछ परेशान भी लग रही थी।
ये सुन के पहले तो अनु को अजीब लगा, पर फिर जब उसने सुना कि प्रतिभा परेशान थी तो उसने तुरंत कहा, ठीक है मैं चलती हूँ, तुम बातो वो कहाँ है। तो वो दासी अनु को लेकर महल के नीचे वाले हिस्से जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते थे वहां ले गई। तो अनु ने पूछा, ये तुम मुझे कहाँ पर लाए हो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और प्रतिभा कहाँ है। उस दासी ने एक कमरे की तरफ इशारा करके कहा, राजकुमारी इस कमरे में है और भला मैं क्यों आपको गलत जगह लाऊंगी, मुझे तो को कहा गया, मैं तो बस वो ही कर रही हूँ। अनु को तो अब प्रतिभा की चिंता होने लगी थी और उसे अब लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। अनु ने उस कमरे की तरफ देखा पर वो अंदर नहीं गई। तभी अचानक से उस दासी ने उसे उस कमरे में धक्का दे दिया और बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। तो अनु ने दरवाजे को पीटते हुए चिल्ला कर कहा, मुझे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो वरना तुम्हारे लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। पर किसी ने उसकी नहीं सुनी, वो दासी भी वहां से भाग गई थी। अनु ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की पर वो नहीं खुला। तभी पीछे से उसे किसी के हंसने की आवाज आई। उसने देखा तो वो भानु प्रताप था। ये देखकर अनु को समझ आ गया ये सब एक चल थी उसे यहाँ लाने की और ये सब भानु प्रताप ने किया है। अनु ने गुस्से से कहा, मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर भानु प्रताप ने हंसकर कहा, अगर तुम्हें जाने ही देना होता तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाता, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। अनु ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस पर हमला किया पर भानु ने उसे आराम से रोक दिया। ये देखकर अनु हैरान रह गई पर वो दोबारा हमला करती उससे पहले ही भानु ने अपनी वायु शक्ति के इस्तेमाल से पलक झपकते ही उसके पास आकर उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को छूते हुए कहा, तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम इन शक्तियों से मुझे हराएगी। अनु को उसके यूं अपने करीब आने और खुद को छूने से घिना रही थी। उसने उसके हाथ को झटक कर कहा, मुझे छूने की सोचना भी मत समझे तुम। तो भानु ने एक बेहद ही गंदी हंसी के साथ कहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, पर कोई बात नहीं, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, ना ही तुम्हारी वो प्यारी दोस्त। अनु ने उसकी बात सुन के उसको जैसे ही थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो भानु ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और गुस्से से कहा, ऐसे ही इसी हाथ से तुमने मेरी बहन को थप्पड़ मारा था ना। इतना बोले उसने अनु को एक थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ इतना तेज था कि अनु जमीन पर जाके गिर गई और उसके जिस पर में चोट लगी थी वो फिर से मुड़ गया, जिसके कारण उसकी चीख निकल गई और उसे बहुत तेज दर्द होने लगा और उसकी आंखों में अंशु आ गया। वो अब उठ भी नहीं पा रही थी। ये देखकर भानु हंसने लगा और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। ये देखकर अनु डर के कारण पीछे होने लगी। भानु ने उसके पास जाकर उसका दुपट्टा खींच लिया। अब तो अनु की आंखों से अंशु बहने लगे थे। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी पर वहां पर कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था। अब भानु ने उसके हाथ पकड़कर ऊपर कर दिए और उसके चेहरे के करीब जाने लगा। अनु ने अपना मुंह फेर के आंखें कसके बंद कर ली और मन में बस प्रार्थना करने लगी कि वो कैसे भी बच जाए। अनु की आंखों से अंशु निकलने लगे। वो अपने मन में प्रार्थना करने लगी, महादेव प्लीज मुझे इस हेवन से बचाए। प्रतिभा तो आपको बहुत मानती है ना, तो आप उसी की दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकते। भानु अनु के चेहरे को छूने लगा जिससे अनु को अब बहुत घिन आ रही थी, इसलिए उसने अपना चेहरा घुमा लिया और वो उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। भानु को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने गुस्से में उसके चोट वाले पैर पर अपने पैर को रख कर ताकत से दबा दिया। उसके दावते ही अनु बहुत तेज चिल्लाए, उसके पैर से अब खून निकलने लगा था। भानु ने हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर दबाते हुए अपने दांत बींचते हुए कहा, दो कोड़ी की लड़की, तूने मुझे मना किया, तेरी तो औकात भी नहीं है मेरे पास आने की। बहुत घमंड है ना अपनी इस खूबसूरती पर, अब देख कैसे तेरी इज्जत और तेरा घमंड को तोड़ता हूँ। अनु ने रोते हुए कहा, नहीं महादेव प्लीज मेरी मदद कीजिए। उसे रोते देख भानु ने एक शैतानी है हंसते हुए कहा, कर लो जितनी प्रार्थना करनी है, आज तुम्हें महादेव अगर खुद आ जाए तो वो भी नहीं बचा सकते। ये बोलकर भानु उसके शरीर को चूने लगा तो अनु ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। अब तो उसे लग रहा था कि शायद वो आज नहीं बच पाएगी। भानु अपने हाथों को आगे पहुंचता उससे पहले ही एकदम गेट टूटा और उसे किसी ने पीछे से खींचा और एक जोरदार मुक्का चेहरे पर पड़ा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि भानु को कुछ समझ नहीं आया। वो जोरदार आवाज के साथ पीछे जाकर गिरा। जब उसे अपने चेहरे पर तेज दर्द और जलन महसूस हुई तो उसने देखा कि उसके सामने रुद्र खड़ा था, जिसकी आंखें इस समय एकदम लाल थी जैसे उनमें आग जल रही हो। रुद्र को अपने सामने देखकर उसकी सांसें अटक गई और उसका चेहरा काला पड़ गया।
रुद्र ने पीछे घूमकर जब अनु की हालत देखी तो तुरंत अपनी नजरें घुमा ली, क्योंकि इस समय उसके कपड़े काफी अस्त व्यस्त थे। उसने अनु के दुपट्टे को उठाकर बिना अपनी नजरें उठाए अनु को दे दिया। अनु को अभी भी डर लग रहा था, लेकिन उसने अपने दुपट्टे को देखते ही तुरंत उसे ले लिया और अपने चारों तरफ लपेट लिया। जब अनु ने अपने आप को दुपट्टे से ढक लिया तब रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो अनु अभी भी काफी डरी सहमी सी थी। ये देखकर उसने कहा, देखो अब रोना बंद करो और अब शांत हो जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे लिए बड़े भाई जैसा हुए ना। अनु ने जब रुद्र की बातें सुनी तो उसका थोड़ा डर कम हुआ। उसने बस अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी उसने देखा कि भानु उठाकर पीछे से रुद्र पर हमला करने वाला है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने तुरंत पीछे मुड़कर उसके हमले को रोक दिया और एक झटके से उसके पेट अपने हाथों से निकलती हुई आग के साथ ही मुक्का बनाकर मारा, जिससे भानु एक चीख के साथ पीछे दीवार पर जाके टकरा गया। रुद्र ने गुस्से में कहा, तूने सिर्फ मेरी जान जिसमें बसती है उसकी जान पर नहीं बल्कि मेरी बहन की भी इज्जत पर हाथ डाला है। अगर मैं चाहूं तो तुझे एक पल में जलाकर राख कर दूं, पर तुझे सजा देने का हक किसी और को है। तभी वहां पर भागते हुए अभय आया। उसके चेहरे पर बस चिंता थी। उसने आकर जैसे ही अनु को देखा वो उसके पास चला गया और उसके पास अपने घुटनों पर बैठकर अनु के चेहरे को बहुत ही प्यार और परवाह से पकड़कर कहा, तुम ठीक तो हो ना। उसके बस इतना पूछते ही अनु ने अभय को कसके गले लगा लिया और रोने लगी। उसको यूं रोता देख अभय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने भी उसे कसके गले लगा लिया। जब अनु का रोना थोड़ा कम हुआ तो उसने उसको अपने से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस शांत अब और नहीं रोना, मैं हूं ना यहाँ पर। बोलते बोलते उसकी नज़र उसके गाल पर पड़े थप्पड़ के निशान पर पड़ी तो उसकी आंखों में बेसुमार गुस्सा आ गया। उसने अनु से पूछा, ये किसने किया? अभय के सवाल पर अनु ने किसी बच्चे की तरह रोते हुए अपने हाथों से भानु की तरफ इशारा किया। उसके इशारे की तरफ देखकर अभय ने उठ के भानु के पास जाकर उसको खींचकर उठाया और दीवार पर सटाकर गुस्से से कहा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उस पर हाथ उठने की और उसके साथ ये सब करने की? तुझे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर अभय ने उसे बहुत मारा। रुद्र ने देखा कि अगर अभय को नहीं रोका तो वो भानु को मार ही डालेगा। रुद्र ने अभय को रोकते हुए कहा, अभय रुक जा। तो अभय ने अपने गुस्से में ही कहा, नहीं भाई साहब, आज मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। इसने अनु की इज्जत पर हाथ डाला है ना, मैं इसके उन्हीं हाथों को तोड़ दूंगा। अभय फिर उसे मारता इससे पहले रुद्र ने उसे पकड़ कर कहा, हाँ मानता हूँ तेरा गुस्सा सही है और इसको इसके किए की सजा मिलनी चाहिए, पर अभी सबसे जरूरी है अनुष्का को संभालना। जरा उसकी हालत तो देख, उसे तेरी जरूरत है। ये सुन के अभय ने अनु की तरफ देखा तो वो अभी भी डरी हुई अपने आप में सिमट कर बैठी हुई थी। ये देखकर उसको रुद्र की बात सही लगी तो उसने अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन उसने पहले भानु को अपनी शक्तियों से जंजीरों में कैद कर दिया और उन जंजीरों में बिजली थी जिससे भानु को अब बिजली के झटके सहने थे। अभय अनु के पास गया और उसके हाथ को पकड़ने ही वाला था कि अनु ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया और उसको देखने लगी। ये देखकर अभय को बहुत बुरा लग रहा था कि अगर वो उसके साथ होता तो अभी अनु की ये हालत नहीं होती। उसने बहुत ही प्यार से अनु की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? तो अनु ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देख के अभय ने अपना हाथ आगे किया तो अनु ने पहले उसे देखा, फिर उसके हाथ को, फिर उसने अपने कपकपाते हाथों से उसके हाथ को पकड़ लिया। ये देख के अभय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, ये हुई न मेरी नेक्चरी वाली बात। पर अनु ने उसके नेक्चरी बोलने पर भी कुछ नहीं कहा। ये देखकर अभय ने कहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पर हम यहाँ से चल तो सकते हैं ना? तो अनु ने हल्के से अपने लहंगे को थोड़ा सा उठाकर अपने पैर को दिखाया तो अभय ने देखा कि उसका पैर पूरा सूज लाल हो चुका था और उसमें से खून भी निकल रहा था। ये देख के अभय को भानु पर फर्ज गुस्सा आने लगी। उसका मन हो रहा था कि अभी के अभी भानु को मार डाले। वो कुछ बोलता या करता उससे पहले वहां पर विजय और प्रतिभा आ गया। प्रतिभा को इस सब के बारे में विजय ने बताया था। उसने सबसे पहले आकर अनु को देखा, फिर बाकी सबको, तो उसे समझ आ गया कि यहाँ पर क्या हुआ है। प्रतिभा को देखते ही अनु ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, प्रतिभा तू कहाँ थी, इतनी देर क्यों कर दी? मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकना और न ही इस इंसान की शक्ल देखनी है। तो प्रतिभा ने भी अनु को गले लगा लिया और कहा, माफ कर दे, मुझे आने में देर हो गई, पर अब मैं आ गई हूं ना तेरे पास, तो तू चिंता मत कर, ठीक है? और जैसा तू चाहती है हम वैसा ही करेंगे। प्रतिभा ने अनु के पैर की चोट देखी तो उसने अभय को इशारा किया तो अभय समझ गया कि प्रतिभा क्या कहना चाहती है। उसने अनु को अपनी गोद में उठाया और उसे वहां से ले गया।
अभय के उसे उठते ही अनु ने उसकी गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लिए और अपने चेहरे को उसके सीने में छुपा लिया। उनके बाहर जाते ही प्रतिभा ने उठकर भानु के पास गई और उसे अपनी मार देने वाली नजरों से देखते हुए बहुत ही गुस्से और खतरनाक आवाज में कहा, तुमने मेरी अनु की जो हालत की है ना, महादेव की कसम मैं तेरा उससे भी बुरा हाल करूंगी, तुझे मौत से भी बदतर सजा दूंगी कि तू खुद ये सोचेगा कि मैंने ये क्यों किया। इतना बोल के प्रतिभा ने अपने पास से एक पिन निकलकर उसकी गर्दन में चुवा दी। उसके ऐसा करते ही भानु एकदम से बहुत तेज दर्द में चिल्लाने लगा। अगर इस समय कोई भी उसकी चीख सुन लेता तो वो खुद डर के मारे बेहोश हो जाता, पर प्रतिभा या रुद्र दोनों पर ही उसकी इन चीखों का कोई असर नहीं हुआ। प्रतिभा ने कहा, तुझे पता है मैं तुझे अभी क्यों नहीं मार रही, क्योंकि मैं चाहती ही कि तुझे सजा अनु के सामने मिले। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तेरी वजह से अनु के जहन में दर बैठ जाए। फिर प्रतिभा ने रुद्र से कहा, मैं अभी अनु के पास जा रही हूँ, उसको अभी मेरी बहुत जरूरत है, क्या आप इसका कुछ समय के लिए ख्याल रख सकते हैं। रुद्र ये अच्छे से जानता था कि प्रतिभा के ख्याल का क्या मतलब है। उसने कहा, हाँ, ये आप मुझ पर छोड़ दो राजकुमारी, इसका ख्याल मैं बहुत ही अच्छे से रखूंगा। ये सुनकर प्रतिभा ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से चली गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।